सुपर 2020 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज से केमिस्ट्री के अपने नए सेशन को शुरू करेंगे। आज हम लोग ये जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है और हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ें। केमिस्ट्री की हमारे रियल लाइफ में आवश्यकताएं क्या हैं, केमिस्ट्री की रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, ये सब जानने के लिए आप लोग हमारे सेशन से जुड़े रहें। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज हम लोग केमिस्ट्री की नई क्लास को शुरू करते हैं। पूरी बेसिक डिटेल से जानेंगे हम लोग कि केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक, केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। कोई जानता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? यदि कोई जानता हो तो बताए। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं? हमारे जितने भी परिवर्तन होते हैं पर्यावरण में, मानसून में, वो सभी परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन को हम लोग बोल देते हैं वे परिवर्तन जो एक बार परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति की यदि डेथ हो जाए तो उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। ठीक, दूध से दही बन जाए तो पुनः उसे दूध बनाया नहीं जा सकता। फल यदि पक जाए तो पुनः उसे कच्चा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक, जैसे दूध का दही में परिवर्तन होना, दूध का दही बनना, कपूर का जलना, बहुत सारे हैं ऐसे परिवर्तन जो हम लोग देखते हैं, वे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन ये आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम पुनः उनकी पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे चीनी को पानी में घोल देना। चीनी को पानी में घोल दिया तो चीनी पानी में घुल जाती है, लेकिन यदि हम उसको गर्म करें तो चीनी और पानी पुनः अलग अलग अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसलिए यह परिवर्तन जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। और देखिए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, जैसे
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी का बनना, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बढ़ जाना। कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कहने का सीधा तात्पर्य है कि वे परिवर्तन जो अपनी पुरानी अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, वे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमें भौतिक परिवर्तन को नहीं पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो जिन प्रोसेस से गुजरते हैं, उन्हीं को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जिन प्रक्रियाओं से गुजरता है, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की एक तो परिभाषा पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। दूसरा पॉइंट है अभिक्रियाओं को संतुलित करना, कि हम लोग अभिक्रिया जो होती है उसको संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित करना सीखेंगे इसमें। ठीक, तथा इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ गुण को भी जानेंगे आगे चलकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा देखिए। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर अथवा अभिक्रिया करके अपने गुण, रासायनिक गुण में परिवर्तन करके नया उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक, अब ये अभिकारक क्या होता है, मेन पॉइंट कि यह अभिकारक क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन तो हम लोग समझ चुके हैं, उत्पाद क्या चीज होता है, इनके बारे में समझ लेते हैं। इनके बारे में समझे बिना हम रासायनिक अभिक्रिया को क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे। आइए, तो अभिकारक क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जिन जिन पदार्थों का हम लोग उपयोग करते हैं, वही अभिकारक होते हैं। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल था कि दूध से दही का बनना। तो दूध क्या है? दूध हमारा अभिकारक है, क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक, और दूध से जो हमारा पदार्थ बनता है दही, वो क्या है? उत्पाद है। दही उत्पाद है, दूध अभिकारक है। ठीक, तो इस प्रकार हमारी परिभाषा बनी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या अभिक्रिया करके रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नए उत्पाद को बनाते हैं, तो हम इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतना क्लियर है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, याद कर लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो इनकी परिभाषा हम डायरेक्ट पेपर में ऐसा लिख सकते हैं एज एग्जाम्पल, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर अथवा अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके
नया उत्पाद बनाते हैं तो हम इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे वायु तथा नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई लोहा यदि बाहर खुले वातावरण में रख दिया जाता है तो कुछ दिनों बाद उस पर एक पदार्थनुमा लेयर जम जाती है। वह क्या होती है? वही होती है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 होती है, जो वायु की उपस्थिति से नमी को सोख कर लोहे का क्षरण कर देती है। ठीक है। दूध से दही का जमना। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, वायु तथा नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना, इसमें अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है? तो इस अभिक्रिया में जो अभिकारक है वह लोहा है, क्योंकि लोहे को हम लोग बाहर वातावरण में रखते हैं। और दूसरा अभिकारक क्या है? वायुमंडल में उपस्थित वायु, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन दूसरा अभिकारक है। यह दोनों जब आपस में अभिक्रिया करके लोहे का क्षरण करते हैं तो लोहे की क्षरण के बाद लोहे पर जो एक परत जम जाती है वो क्या है? वह उत्पाद है, वही है उत्पाद। ठीक, अब क्लियर हुआ आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यदि आप लोगों को सेशन अच्छे लगे तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर भूलिएगा, जरूर मत भूलिएगा सॉरी। और बताइएगा कि हमारी कोशिश कैसी लगी। ठीक है, थोड़ा सेशन बड़ा हो जाएगा, फिर भी आप लोग, हमें उम्मीद है कि अच्छे से सुनेंगे इस चीज़ को। अब हम लोग अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं और उत्प्रेरक क्या होते हैं, हमने आप लोगों को अभी तक तो बता चुका अभिकारक और उत्पाद के बारे में। अब उनकी परिभाषाएं देख लेते हैं सिंपली। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। सिर्फ इतना लिख सकते हैं आप। उदाहरण के लिए H2+O2 इज इक्वल नहीं एरो 2H2O, ऐसे लिख देंगे और इनको सिंबल करके अभिकारक लगा देंगे तो हमारा परफेक्ट आंसर है। अभिकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। दैट्स इट। उत्पाद क्या होते हैं? उत्पाद की यदि परिभाषा पूछ दे तो क्या लिखेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करके जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल लिख दीजिए, H2+O2 2H2O, 2H2O पर लगाइए, यहाँ उत्पाद लिख दीजिए। दैट्स ऑल। दिस इज द मोस्ट फेवरेबल एग्जाम्पल। आइए आगे देखते हैं। उत्प्रेरक, तीसरा पॉइंट आता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? उत्प्रेरक बीच के होते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन बहुत बड़ा काम करते हैं। जैसे शादी विवाह के समय में जो शादी विवाह करवाने वाले होते हैं वे खुद शादी नहीं करते लेकिन एक बड़े अरेंजमेंट को भाग देते हैं। शादी करवाने वाले का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो दोनों लोगों को, दोनों पक्षों को जानता है, जैसे जिसे अगुआ कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में उसी की भूमिका निभाता है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया के पास पहुंचकर रासायनिक अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देता है या तो धीमे कर देता है। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को? उदाहरण के लिए देख लिया जाए,
ऐसा क्या है जो उत्प्रेरक का काम करेगा। जैसे हम लोग मेथेन लेते हैं, मेथेन CH4, क्लोरीन प्लस लाइट की उपस्थिति में, क्लोरीन प्लस लाइट की उपस्थिति में इसकी अवक्रिया कराते हैं तो हमें मेथिल क्लोराइड बनती है CH4Cl। प्रकाश, लाइट जो है रासायनिक अवक्रिया में भाग तो नहीं ले रहा है, लेकिन रासायनिक अवक्रिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा रोल निभाता है। वह रासायनिक अवक्रिया की गति को बढ़ा देता है और मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो क्लोरीन प्लस लाइट इसमें क्या है, उत्प्रेरक है। ठीक है, उत्प्रेरक की परिभाषा देख लेते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अवक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अप्रभावित रहते हैं। स्वयं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वे रासायनिक अवक्रिया की गति को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। वे इन पदार्थों की उपस्थिति में रासायनिक अवक्रिया संपन्न होती है, उन पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक, अगला टॉपिक हमारा आता है रासायनिक समीकरण। व्हाट इज रासायनिक समीकरण। रासायनिक अवक्रिया हमने समझ ली कि एक हाइड्रोजन का अणु, रासायनिक अवक्रिया में हमने देखा एक हाइड्रोजन का अणु और एक ऑक्सीजन के अणु आपस में अवक्रिया करके जल के दो अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतना हम जान गए, लेकिन इसे रासायनिक रूप से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखा, दो अभिकारक है उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, उसके बाद एरो का चिन्ह लगाया और H2O लिखा। यह लिखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो परिवर्तन होता है, यदि उसे हम एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दें तो वही हमारा रासायनिक समीकरण बन जाता है। ठीक है, परिभाषा देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके अणुसूत्र या प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करना ही उस रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसे हम कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं। अभिकारक फर्स्ट, अभिकारक सेकंड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक उत्पाद को निर्माण करते हैं और इस प्रकार हम लोग दिखाते हैं। यदि एक से अधिक अभिकारक हों तो उन्हें प्लस के रूप में दिखाते हैं कि एक अभिकारक और दूसरे दो अभिकारक आपस में मिलकर हमारे इस उत्पाद का निर्माण किए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण में आप लोग बताएंगे कि इसमें अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। ठीक, रासायनिक समीकरण के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें हम आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे तुरंत। देखिए, हाइड्रोजन के एक अणु क्लोरीन के एक अणु मिलकर 2HCl का निर्माण करते हैं। इसमें अभिकारक क्या है, तो यह हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, अभिकारक है। अभिकारक क्यों है, किसी रासायनिक समीकरण के बाईं तरफ लिखे हुए तत्व अभिकारक कहलाते हैं। हमेशा हमेशा किसी भी रासायनिक समीकरण में बाएं तरफ लिखे हुए तत्व या यौगिक या अभिकारक हमेशा अभिकारक ही लिखे जाते हैं रासायनिक समीकरण के बाईं तरफ, और रासायनिक समीकरण के दाईं तरफ हमेशा उत्पाद लिखे जाते हैं। तो HCl क्या है, उत्पाद है। इसमें H2O क्या है, उत्पाद है।
H2 प्लस O2 क्या है? H2 प्लस O2 क्या है? अभिकारक। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दे, लाइक कर दे वीडियो को। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। केमिस्ट्री की क्लासेस आई थिंक अब से हर वीकली 1 या 2 क्लासेस हमेशा चलती रहेंगी और आप लोगों के केमिस्ट्री की क्लासेस को पूरे तरीके से डिटेल क्लियर किया जाएगा। जो भी डाउट हो कमेंट सेशन खुला हुआ है, आप वहाँ पर भेज सकते हैं अपने कमेंट, ताकि हम वहाँ से देख सकें कि आप लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं, क्या नीड्स हैं। ठीक, रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम होते हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में नियम को तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, फिर भी कुछ नियम लिखे गए हैं। यदि आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और जो भी लिखे हुए हैं इन्हें नोट्स के रूप में अपने कॉपी पर नोट कर ले। इसे एज इट इज आप पेपर में लिखकर अच्छे मार्क पा सकते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाते हैं। जैसे H2 हमने लिखा था प्लस O2, ये तीर का निशान लगाते थे, यही बताया गया पहला नियम। दूसरा नियम, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक उत्पाद हो तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, दूसरा नियम। तीसरा नियम बोलता है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण रहता है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के पश्चात उत्पादों का द्रव्यमान समान रहता है। यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है? रासायनिक समीकरण का चौथा नियम क्या बोलता है कि अभिकारक का द्रव्यमान जितना रहेगा उत्पाद का द्रव्यमान भी उतना ही रहेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन के एक अणु लिया और ऑक्सीजन का एक अणु लिया, इनकी अभिक्रिया करवाया और हमारा क्या बना? H2। यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन का एक अणु है और यहाँ ऑक्सीजन की 2 अणु है। हमारा चौथा नियम बोलता है कि अभिकारक जितने होंगे उत्पाद में भी उतने ही होंगे। यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं तो हमें अभिक्रिया में भी 2 करना पड़ेगा। ठीक, 2 ऑक्सीजन के अणु हो गए, लेकिन हमारे हाइड्रोजन के अणु 4 हो गए तो यहाँ भी हमें 2 करना पड़ेगा। ये आप लोगों को समझ में अभी नहीं आया होगा, हम अभी आप लोगों को 2 मिनट में बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, यह आप लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जब अभी आप लोगों को बताते हैं तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के 2 अणु यहाँ थे, इधर 1 थे, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए? 2। लेकिन हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए? 4, तो हमने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इधर भी हाइड्रोजन के 4 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, इधर हाइड्रोजन के 4 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, तो हमारा अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई, या द्रव्यमान क्या हो गया? संतुलित हो गया। चौथा नियम हमारा यही बोलता है कि हमारे अभिकारक में जितने अणु भाग लेते हैं उत्पाद में उतने ही अणु बनते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बोलता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इनके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आइए 5वां नियम देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुओं की संख्या समान रखी जाती है। अभी आपने बताया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य सभी अणुओं को संतुलित करते हैं। हमारा लास्ट का नियम बोलता है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसमें कोई एलिमेंट्स भाग लिए हुए हैं तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में संतुलित करते हैं।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में संतुलित करते हैं उनके अणुओं की संख्या। सबसे पहले इनके अलावा जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब सीखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं? पहले तो हम लोग ये जान लें कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व को लिखते कैसे हैं। जैसे हमने H2 लिख दिया, ठीक, तो H2 का मतलब हो गया हमारे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल। हमने O2 लिखा तो इसका मतलब हुआ इसमें हमारे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल विद्यमान है। हमने O4 लिखा मतलब इसमें हमारे पास ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल विद्यमान है। यदि हम इसी चीज को लिख दें 2H, तो इसका भी तात्पर्य होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। 4H, तो इसका मतलब होता है हमारे पास हाइड्रोजन के 4 हैं। 3O, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं। ठीक, और इसके जो नीचे लिखा होता है तो इसका मतलब इन दोनों का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब हमारे पास इसमें कितने हो गए, 9 मॉलिक्यूल हो गए। इसमें कितने हो गए, तो 2 2 जा 4 मॉलिक्यूल हो गए। इसमें कितने हो गए, तो 4 2 जा 8 मॉलिक्यूल हो गए। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। हाइड्रोजन को जो नीचे लिखा होता है और जो उसके बगल में लिखा होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए, हमने लिखा H2O, हमने लिखा H2O, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन के एक, यहाँ पर हम एक बना सकते हैं। किसी भी यौगिक के बाहर यदि हम 2 लिख देते हैं तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन हाइड्रोजन में भी होगा और 2 का मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन में भी होगा। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय हम ये बड़े कोष्ठक का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं और इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 2H2O। इसका तात्पर्य हुआ 2 का मल्टीप्लिकेशन हाइड्रोजन में हुआ, 2 का मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन में भी हुआ। ठीक, जैसे हमने लिखा H2SO4, इसमें ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, सल्फर के 1 और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। यदि हम यहाँ पे 2 लिख दें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 4 हो गया, 2 का मल्टीप्लिकेशन सल्फर में होगा तो सल्फर के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे और 2O2 हो जाएगा, 2O4 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के 8 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। सॉरी, इतना समझ में आया आप लोगों को? आइए अब रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखते हैं फटाफट। Fe plus H2O इज इक्वल टू 2Fe2O3 प्लस H2। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर हमारा चौथा नियम रासायनिक समीकरण का बोलता था कि सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो एलिमेंट रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको संतुलित कर लेते हैं। तो हमारे उत्पाद में 2 फेरिक है तो हमने यहाँ पर 2Fe कर दिया। ठीक, ऑक्सीजन के अब 2Fe करने से हमारा फेरिक तो संतुलित हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमारे पास इधर कितने ऑक्सीजन थे, 3, O3 लिखा हुआ है। इधर कितने हैं, 2। यदि हम H2O के बाहर 3 लिख दें तो ये हमारे कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 3। लेकिन ऑक्सीजन के 3 हो गए, फेरिक के 2 हो गए। पहला एलिमेंट हमारा सक्सेसफुली संतुलित हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 3 2 जा 6 और इसमें कितने हैं, 2।
तो इसके बाहर हम 3H2O कर दें, 3H2। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? हमारा समीकरण बन जाएगा 2Fe प्लस 3H2O एरो Fe2O3 प्लस 3H2। यह हमारा बिल्कुल संतुलित समीकरण। समझ में आया? समझ में आया आप सभी लोगों को? कमेंट करके उत्तर बताइए। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। जैसा कि हमारा रासायनिक समीकरण का 6 नियम बोलता है कि सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सारे एलिमेंट को हम लोग संतुलित कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमारा एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। उत्पाद में हमारे कितने ऑक्सीजन हैं? 1। अभिकारक में कितने हैं? 2। तो हम लोग सबसे पहले बड़ा वाला जो एलिमेंट जिसमें बड़े हो, या तो अभिकारक में बड़े होंगे या तो उत्पाद में बड़े होंगे, जिसमें भी बड़े हो तो छोटे वाले को उसके इक्वल लाने की करीब करते हैं। जैसे देखो सिंपल बात है यार, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 1 है, तो इसको 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमने बताया था किसी तत्व के आगे यदि 2 लगा दिया जाए तो उसकी संख्या दोगुनी हो जाती है। ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हुआ यह अभी मैटर नहीं करता, पहले ऑक्सीजन को 2 करो। ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? इधर हाइड्रोजन है 1। अब जो तुमने यहाँ 2 लगाया था, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। अब इसको हमें 4 करना है, तो इधर हम लगा देंगे 2H2, 4 हो गया, प्लस O2। बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, बिल्कुल संतुलित समीकरण है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इसे आप लोग ट्राई करिएगा, और हम लोग अगले सेशन में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के ढेरों सारे समीकरण डिस्कस करेंगे। जल्द ही वह वीडियो आएगी आप लोगों के बीच में, ठीक। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, यह आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, इसे संतुलित करके बताइएगा। यदि नहीं आए SW है आपका, ठीक। हम लोग अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और संतुलित करना भी सीखेंगे तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी सीखेंगे। यह सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारी कोशिश कैसी लगी इन्हें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।